सो हेलो फ्रेंड। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 मार्क्स के आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसमें मैं क्या कराने वाला हूँ, आपके जो भी टेक्स्ट बुक में जितने भी एमसीक्यूज हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यूज हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, ऑड वन हो गए, ये सब 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 ओके। और उसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी मैंने बताया कि कितने बार क्या क्या आया, वो मैं साइड में लिख के रखो, मतलब कि इसी के साथ साथ आपके पास्ट 5 पेपर्स जो हुए हैं एग्जाम्स के वो भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका एमसीक्यू सेक्शन होता है और ये चैप्टर नंबर 1 है, दिख रहा है यहाँ पे। सो गाइस देखिए क्या बोल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी मैं बात करता हूँ री राइट द सेंटेंस मतलब क्या, आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, देन उसके बाद वो फिलिंग द ब्लैंक जो भी आप यहाँ पे ओके फिलिंग द ब्लैंक्स है वहाँ पे उसका नाम रखना कि क्या है उसका आंसर्स। ओके तो देखिए क्या बोला, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डैश वॉज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल रहा है। ओके तो गाइज इसका आंसर रहेगा एफ डब्ल्यू टेलर। बच्चों से गलती होती है, एफ डब्ल्यू टेलर की जगह पे बच्चे हेनरी फ्योल लिख के आते हैं। बच्चा वो हेनरी फ्योल नहीं है। ओके 14 प्रिंसिपल जो बनाया था वो हेनरी फ्योल थे। ओके इनको मॉडर्न मैनेजमेंट को बोला जाता है, किसको, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है, हेनरी फ्योल। अगर हम लोग को साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला तो एफ डब्ल्यू टेलर, ये बात सबको याद रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डैश इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज प्लेस। बोल रहा है कि बताइए वो कौन सा प्रिंसिपल है जो हमें क्या बताता है, एक प्लेस होना चाहिए हर चीज़ के लिए और हर चीज़ अपने ही प्लेस में होना चाहिए। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल बताता है सर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, है ना। हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए। ओके और हर चीज़ के लिए अपनी जगह होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ऑर्डर कितने लोगों से मिलना चाहिए भैया, उनको मिलना जो चाहिए ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ उनके एक ही सुपीरियर, वन सुपीरियर से। ओके एग्जाम के क्वेश्चन है आ चुके हैं, देखो यहाँ पे 4 एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है। बोले स्केलर चेन मीन्स द हायरार्की ऑफ डैश फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। टॉप लेवल से नीचे की तरफ जो कम्युनिकेशन के लिए आता है ओके हायरार्की, उसे हम बोलते हैं अथॉरिटी। ऊपर से नीचे की तरफ क्या आएगी बच्चा, अथॉरिटी आएगी, ये याद रहेगा। नेक्स्ट, टेलर रिकमेंडेड टोटल डैश फोरमैन ऑफ अ कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ये आ सकता है इस बार, याद रखना 8। ओके उन्होंने 8 फोरमैन बताया था, हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा उसमें है। तो गाइज इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर का पूरा एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज के लिए। ओके ये सेकंड चैप्टर का एमसीक्यूज है। तो देखिए क्या बोल रहा था, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विथ, फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का वो कहाँ से स्टार्ट होता है सर, प्लानिंग से। सबसे पहले ही लेवल है प्लानिंग। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ सर कंट्रोलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, देख लो। आगे बोला डैश सेट्स आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके बताइए भैया आप क्या सेट करते हो सबसे पहले, सर प्लानिंग सेट करते हैं हम लोग को, किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए हम लोग को स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है, वो कहाँ पे होता है, प्लानिंग लेवल पे ही हम कर देते हैं। नेक्स्ट, organization function is important for execution of the plan which have been prepared, okay, prepared by the dash management। okay बताइए इसका आंसर क्या रहेगा बच्चा, देखिए ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। प्लान कौन बनाता है बच्चा, लोग टॉप लेवल बनाती है, समझ में आया, इसका आंसर रहेगा टॉप लेवल। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोला, डैश इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। तो गाइज इसका आंसर आएगा डायरेक्टिंग। ओके तो बच्चों से गलती होगा, एम्प्लॉय वर्ड देके बच्चे ना स्टाफिंग लिख देते हैं, बट गलत है बच्चा। देखिए क्या बोल रहा है, सेंटेंस पढ़िए थोड़ा ध्यान से देखिए। बोल रहा है बताइए वो कौन सा फंक्शन है जहाँ पे वो क्या कर रहा है, सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान। जो प्लान आपने किया है ओके उसको क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको एक्टिवेट कराने का काम कर रहा है, किसकी मदद से, एम्प्लॉय की मदद से। तो डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग का मतलब ही क्या, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना। ओके तो इंस्ट्रक्ट कर रहा है, गाइड कर रहा है, ओके ताकि वो प्लान क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन आएगा। ओके ये बात सबको समझ में आया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी देखिए, डैश इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेम यहाँ पे भी जो आंसर आएगा वो भी डायरेक्टिंग ही रहेगा, समझ में आए क्या बोल रहा है, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंग और अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को दोनों को एक साथ एग्जीक्यूट कराने का काम कौन करता है, डायरेक्टिंग फंक्शन कराता है, समझ में आया। ओके नेक्स्ट, डैश अरेंज द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रेज्ड। दिखा, अगर आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेटिंग रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत कम होंगे। कोऑर्डिनेटिंग समझ में आया, झगड़ा बिगड़ा नहीं होगा, तालमेल अगर लोगों के बीच में अलग, हर एक डिपार्टमेंट में तालमेल बना रहेगा तो बच्चा यहाँ पे कभी भी आपके बीचों में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी लोगों के बीच में। तो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 के भी हमने एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। ओके अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज। देखिए द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड एंटरप्रेन्योर। अब बताइए कहाँ से आया था। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फ्रेंच वर्ड है, क्या है, फ्रेंच, बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चल के आगे आगे नए नए वर्ड भी देखने को मिलेंगे। ओके नेक्स्ट बोल रहा है एंटरप्रेन्योर मीन्स टू अंडरटेक
क्या होगा, अंडरटेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार एग्जाम में, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर क्या बोला, स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द डैश। देखिए मार्च 2022 में आया था। सो गाइज देखिए इसका आंसर रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो स्टार्टअप इंडिया था वो इनिशिएटिव ऑफ द क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, लास्ट जो है थर्ड चैप्टर का क्या बोल रहा है, डैश इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू रूरल एरियाज, ओके, बाय एम्पावरिंग द लोकल कम्युनिटीज बोथ सोशली एंड इकोनॉमिकली। अब क्या बोल रहा है, जो अर्बन रेसिडेंट है उसको कहाँ पे लेके जा रहा है, रूरल एरियाज में। काहे के लिए लेके जा रहा है, मेडिकल टूरिज्म के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं रे बाबा, एग्रो टूरिज्म, मतलब क्या, एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लेके जाया जाता है। समझ में आया क्या? सो गाइस ये थर्ड चैप्टर भी खत्म। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज। समझ में आया? देखिए चैप्टर नंबर 4 का बच्चा अभी स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है डोर टू डोर सर्विसेज इज प्रोवाइडेड बाय डैश ट्रांसपोर्ट। अरे भैया डोर टू डोर सर्विस कौन देगा, रोड ट्रांसपोर्ट। सिंपल है, इधर तो बताने की जरूरत नहीं। डैश क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। देखिए बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों से ये आ सकता है। ओके, ये इधर भी है, इकोनॉमिक्स में भी है। ओके याद रखना, वेयर हाउस क्रिएट्स अ टाइम यूटिलिटी। ओके याद रहेगा। नेक्स्ट बोल रहा है डैश वेयर हाउसेज प्रोवाइडेड फैसिलिटी फॉर पेरिशेबल कॉमोडिटीज। दिखा, ओके, पेरिसेबल कॉमोडिटीज मतलब क्या, जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ है उसको हम लोग कहाँ पे रखते हैं बच्चा, उसको हम रखेंगे कोल्ड स्टोरेज में। पेरिसेबल का मतलब होता है जल्दी खराब होने वाली चीज़ें। आगे बोला डैश पॉलिसी कवर ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क और वेसल वाइल एट एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ओके, वेसल का मतलब होता है जहाज। जहाज को हमने क्या किया, एंकर्ड से बांध के रखा है पोर्ट के ऊपर। तो बताइए इसके लिए कौन सा हम लोग को लेना पड़ता है पॉलिसी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी। एक बार ये जहाज वहाँ से खुल के चली गई तो उसके बाद वो रिस्क खत्म हो जाता है, फिर पोर्ट रिस्क पॉलिसी का आपका जो होता है वो खत्म हो जाता है उसका रिस्क। समझ में आया? नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट अप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस। बोल रहा बताइए वो कौन सा प्रिंसिपल है जो लाइफ इंश्योरेंस में अप्लीकेबल नहीं होता। गाइज वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी, 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, अब ये इंडिमिनिटी क्या होता है आप लोगों को पता रहेगा, राइट। देखिए क्या होता है इंडिमिनिटी का प्रिंसिपल, क्या बोलता है, अगर आपने किसी, ये आपका जो गोडाउन है, अगर आपने इसका अंदर जितने भी माल रखे, ओके, ये माल का इंश्योरेंस करवाया, अगर ये माल आपके जल गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको ऐसे ही माल आपको ला के दे सकती है। ओके, तो ये फायर में है अप्लीकेबल। अगर आपकी सीप है, ओके, जो आपकी जहाज़ है पानी वाली, वो जहाज़ आपकी डूब गई तो वैसी एक दूसरी जहाज़ आपको ला के दे सकते हैं वो लोग। बट इन केस अगर बताइए लाइफ में अगर एक इंसान की डेथ हो गई है, क्या उसके जैसा दूसरा इंसान ला पाएंगे, नहीं ला पाएंगे। इसीलिए बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिमिनिटी जो है ये अप्लीकेबल नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस में। बात समझ में आ गया क्या? ओके, सो गाइस इसी के साथ फोर्थ चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस, अब बात करते हैं फिफ्थ चैप्टर। क्या बच्चा, फिफ्थ चैप्टर। देखिए फिफ्थ चैप्टर में क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड। बताइए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, रजिस्ट्रेशन। ये तो आपको आता ही है, हाँ ये आ सकता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान देना। द टर्म ई बिजनेस इज डराइव फ्रॉम द टर्म ई मेल एंड ई कॉमर्स। याद रखना ईमेल आएगा इसका आंसर। बच्चे कैश या ई पे लिख के आएंगे तो ऐसा नहीं है, ईमेल आएगा आंसर। ओके, आगे क्या बोला देखिए, द ट्रांजेक्शन अंडर डैश आर बिटवीन कंज्यूमर एंड कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए भैया क्या है, C2C, ये वाला। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज। ओके, बोल रहा बताइए हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के फंक्शन को, ओके, किसी और को दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। ओके, तो बताइए उसको हम क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स कर रहे हैं, बाहर वाले को काम दे रहे हैं। ओके, याद रहेगा। आगे की लाइन क्या बोल रही है, ध्यान से सुनना। इन ऑनलाइन शॉपिंग कस्टमर पुट द प्रोडक्ट इन द। ओके, ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर रखता है, शॉपिंग कार्ट में। आपने ऑलरेडी अपने फ्लिपकार्ट ये सारी चीज़ें देखा रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन आता है शॉपिंग कार्ट का। याद रहेगा, ये भी खत्म, चैप्टर नंबर 5 भी खत्म। देखिए चैप्टर नंबर 7 मैंने पहले लिया, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 रहेगा यहाँ पे। ओके, तो ऐसा मत बोलना कि सर चैप्टर नंबर 6 छोड़ दिया क्या आपने, नहीं, चैप्टर नंबर 6 है, थोड़ा नीचे। ओके, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। क्या बोल, इन इंडिया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इनिशिएटेड इन द ईयर। बताइए कौन सी ईयर में। ओके सर ये था 1986, याद रहेगा सबको। चलिए आगे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज, बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट को डिस्ट्रिक्ट जज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिस्ट्रिक्ट जज। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द, ओके बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द, बताइए किसका प्रोटेक्ट करना है हम लोग को, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। बात समझ में आ गया। ओके याद रहेगा बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैश इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट अंडर द एक्ट। तो हो गया नेशनल कमीशन, हाईएस्ट बोला है, समझा।
तो नेशनल कमीशन याद रहेगा। आगे बोला है द गवर्नमेंट हैज़ इस्टेब्लिश डैश टू सेटल द कंज्यूमर डिस्प्यूट बाय कॉम्प्रोमाइज़। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए हमारे लिए गवर्नमेंट ने लोक अदालत बनाया है। ओके, यहाँ पे डिस्प्यूट जो होता है वो फटाफट हम लोग ऑन द स्पॉट आपको क्या किया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके सेटलमेंट कर दिया जाता है। ओके, लोक अदालत में। नेशनल कमीशन हैज़ डैश मेंबर। कितने मेंबर होते हैं बच्चा लोग नेशनल कमीशन में? टोटल मिला के 4 मेंबर, याद रहेगा। आगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट ऑफ द कंज्यूमर्स फॉर द कंपनसेशन विच इज़ लेस देन 1 करोड़, याद रहेगा। 1 करोड़ इसका आंसर रहेगा बच्चा। 1 करोड़ से कम रहेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में आप कंप्लेंट कर सकते हो। ओके, आगे बोला है डैश इज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर डे। आ सकता है एग्जाम में, ध्यान देना ये वाला भी। 15 मार्च, 15 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर डे गाइस। इन अ मॉडर्न कॉम्पिटिटिव मार्केट कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज किंग। कंज्यूमर को किंग बोला जाता है। ओके, तो 7 चैप्टर भी हो गया। अब बात करते हैं 6th चैप्टर। देखिए बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी। बिजनेस ना तो कोई चैरिटेबल है ना तो कोई सर्विस है। बिजनेस क्या है बच्चा लोग? सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मेक, दिख रहा है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का। मिनिमम भी नहीं, मैक्सिमम भी नहीं, ऑप्टिमम, अच्छे तरीके से यूज़ करो उसको। ओके, फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना और नेशनल सिक्योरिटी डैश स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड। भाई ये पॉलिटिकल वाली की चीज़ें पड़ती हैं, समझ में आया। नेक्स्ट बोल रहा है मेकिंग टाइमली पेमेंट फॉर टैक्सेस। देखिए टैक्सेस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड, 2 बार एग्जाम में आया। देखिए प्रॉपर टैक्स किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर को, क्या कस्टमर को? नहीं भैया, गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहिए, गवर्नमेंट को देते हैं। समझ में आया, आपको पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को टैक्स। बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये भी देख लेना। ओके, बिजनेस शुड प्रोवाइड पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन टू। देखिए जो बिजनेस वाले लोग हैं, बिजनेस जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा? पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन किसको देगा? कस्टमर को नहीं देना भैया, आप उनको, एम्प्लॉय को भी नहीं बताना, आप उनको ओनर को बताना रहता है। समझ में आया। बिजनेस शुड ऑफर एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर द, दिख रहा है यहाँ पे क्या बोला है? बिजनेस शुड ऑफर एडुकेट अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन टू देयर। अभी बताइए कंपनीज के अंदर, बिजनेस के अंदर प्रमोशन किसका किया जाता है? इन्वेस्टर का प्रमोशन होता है, कस्टमर का होता है? नहीं भैया, एम्प्लॉयज का प्रमोशन किया जाता है, वहाँ पे जो काम करते हैं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट, द टर्म एथिक्स इज ड्राइव फ्रॉम डैश वर्ड इथोस विच मीन्स कैरेक्टर। देखिए ग्रीक वर्ड, अभी ऊपर आपने एंटरप्रेनर वाले में देखा था फ्रेंच था, यहाँ पे ग्रीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, ध्यान देना। तो याद रखना एथिक्स वाले का क्या है? ग्रीक वर्ड है ये। बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द डैश सिस्टम ऑफ अ प्रिंसिपल। बताइए बिजनेस एथिक्स क्या है? रिफर कर मोरल। ओके, क्या रहेगा इसका आंसर? मोरल सिस्टम ऑफ द प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोटेक्ट हेल्थ एंड प्रोवाइडेड सेफ्टी मेजर टू। सो गाइस इसका आंसर रहेगा एम्प्लॉयज़। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए हेल्थ। ओके, हेल्थ एंड प्रोवाइडेड सेफ्टी मेजर देना चाहिए। किसको देना चाहिए? एम्प्लॉयज़ को देना चाहिए। इनकी हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए और इनको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए। ओके, ये याद रहेगा सबको। नेक्स्ट बोल रहा है एटलीस्ट डैश परसेंटेज ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट शुड बी स्पेंट ऑन CSR। बोल रहा है कि CSR में हमें अपने नेट प्रॉफिट का कितना % स्पेंड करना चाहिए? गाइस 2%, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये वाला भी 2%। ओके, सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट एंड फाइनल चैप्टर है ये। ओके, इसका MCQs देखेंगे। द टर्म मार्केट इज डराइव फ्रॉम, कहाँ से आया था सर? ये लेटिन वर्ड है। देखिए 3 चीज़ें देखा है। सबसे पहला अगर इंटरप्रेनर वाला आएगा तो फ्रेंच, ओके, एथिक्स वाला आया तो ग्रीक, और मार्केट वाला आया तो लेटिन, ये याद रखना। नेक्स्ट, इन द डैश कंसेप्ट ऑफ मार्केट एम्फेसिस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, किसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया? खरीदने और बेचने के ऊपर। ओके, तो ध्यान से सुना, इसमें आता है एक्सचेंज कंसेप्ट। ओके, एक्सचेंज कंसेप्ट। पेरिसेबल गुड्स सच एज वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, मिल्क हो गया, प्रोडक्ट आर सोल्ड इन द मार्केट। ये वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में सोल्ड होते हैं क्योंकि बहुत जल्दी खराब होने वाले लोग। रिटेल मार्केट इज द मार्केट वेयर द रिटेलर सेल द गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर को आप सेल कर देते हो रिटेल मार्केट से इन अ स्मॉल क्वांटिटी। सो गाइस इसी के साथ हम लोगों ने 5 से 10 मिनट के अंदर हमारा ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। ओके, पूरा कंप्लीट हो रहा है MCQs। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या? मैच द पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता ही आता है। ओके, तो देखिए ग्रुप A एंड ग्रुप B, हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं पहले। ऐसे ही पूरे के पूरे सारे चैप्टर के मैच द पेयर आज कंप्लीट करेंगे। ओके, मैक्स टू मैक्स 10 to 15 मिनट में। ओके,
तो देखिए क्या बोल रहा है, सबसे फर्स्ट हेनरी फ्योल। बताइए, आपके पास कुछ ऑप्शन दिए, इसमें से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो बताइए हेनरी फ्योल कौन थे? सर मॉडर्न मैनेजमेंट, ओके, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट बोला जाता है, मतलब ये ए का आंसर रहेगा। क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन का काम क्या है? वन हेड वन प्लान, ओके, तो ये रहेगा बी आंसर, ओके। नेक्स्ट बोला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो क्या है? जनरल गाइडलाइन से, मतलब ये सी रहेगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी किसने दिया था? सर F.W. टेलर जी ने दिया था, राइट, ये डी हो गया। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कितने होने चाहिए इसमें? सर 8 फोरमैन होने चाहिए, मतलब ये, ओके। फर्स्ट वाला आपका ई रहेगा, ओके, याद रहेगा, जो ई है उसका फर्स्ट आंसर होगा 8 फोरमैन। बात करते हैं मैच द पेयर, चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करें। बताइए प्लानिंग क्या है? आपके पास ये सारे ऑप्शन है, इसमें से कोई एक करेक्ट है, ओके, आंसर रहेगा। प्लानिंग का मतलब ये था डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट, मतलब क्या? थर्ड नंबर वाला आपका ए आंसर रहेगा। बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग क्या है बताइए? सर डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव हैज़ बीन प्लान, मतलब ये आंसर आपका रहेगा बी। ये बात सबको समझ में आ गया। बात करते हैं स्टाफिंग, स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं बताइए? स्टाफिंग में सर रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेस करना, रिम्यूनरेटिंग करना, ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है? हाँ सर, 9th वाला ऑप्शन है, मतलब ये रहेगा आपका सी वाला पॉइंट, ओके। बात करते हैं डायरेक्टिंग, चलिए डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग मतलब क्या होता है बताइए यहाँ पे? ओके, डायरेक्शन का काम ही क्या होता है? इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, मोटिवेट करना, यही होता है डायरेक्शन फंक्शन में, मतलब ये रहेगा आपका डी, मतलब फर्स्ट नंबर जो रहेगा वो आपका डी रहेगा। बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग में क्या होता है? एक दूसरे के बीच में तालमेल बना के रखना है, हम लोग को इंटीग्रेट होकर काम करना है, इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट ऑफ द ग्रुप, मतलब ये रहेगा आपका ई आंसर। बात खत्म, समझ में आ गया। इसी के साथ बच्चा हमने चैप्टर नंबर 2 के भी मैच द पेयर कंप्लीट किए। अब बात करते हैं मैच द पेयर जो करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें हमें मिल जाएगी उसको सबसे पहले करेंगे। जैसे कि लिखा है एग्रो टूरिज्म लिखा हुआ, देखिए एग्रो टूरिज्म कहाँ पे होता है? रूरल टूरिज्म होता है, मतलब ये आपका रहेगा सी वाला आंसर। ये बात समझा। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर मतलब सेल्फ मोटिवेटेड, ओके, तो ये रहेगा आपका बी वाला आंसर। बात समझ में आ गया? जो मिल रहा है उसको पहले कर रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। टेक्नोलॉजी क्या है भैया? देखिए इसमें से सबसे लेटेस्ट नॉलेज है टेक्नोलॉजी, मतलब ये वाला आपका डी हो जाएगा, राइट, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया बच्चा। स्टार्टअप इंडिया कभी आया था? सर 2016 में आया था, ये रहेगा आपका ई वाला आंसर। अब बचे जो भी ऑप्शन है उसमें से चेक करना है हम लोग को। गैप फिलिंग फंक्शन क्या है बताइए? गैप फिलिंग फंक्शन जो है एंटरप्रेन्योरशिप है बच्चा, क्या है ये? एंटरप्रेन्योरशिप, ये रहेगा इसका आंसर। तो ए वाले का आंसर ये रहेगा। सो गाइस, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया, मैच द पेयर। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 का, मैच द पेयर। देखिए सबसे फर्स्ट बोल रहा है एयर ट्रांसपोर्ट, ओके, बताइए एयर ट्रांसपोर्ट क्या है? सर फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ए ये रहेगा। वेयर हाउसिंग क्या क्रिएट करता है? सर टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, ऑलरेडी हम लोग ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ लिया। मनी रेमिटेंस, बताइए मनी रेमिटेंस का क्या आएगा बताइए बच्चा लोग आंसर, ओके, तो ये क्या है? वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर है ये, ओके, सी रहेगा ये आंसर। थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, चलिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या करते हैं? उसमें पेट्रोलियम एंड गैस उसमें ट्रांसफर करते हैं, ओके, ये रहेगा डी वाला आंसर, 7th वाला, ओके। बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज कैसा है? इनटेंजिबल इन नेचर है, इनटेंजिबल इन नेचर मतलब ये ई रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP डाल के रखो, यह आता है, ओके। चैप्टर नंबर 4 के भी हमने कर लिए मैच द पेयर। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के मैच द पेयर। बताइए ई बिजनेस क्या है? ई बिजनेस आपके पास ये ऑप्शन है, तो ई बिजनेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, तो ए ये अपना आंसर रहेगा 5th वाला। नेक्स्ट बोल रहा है B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर ये है 4th, तो ये रहेगा अपना बी। बात समझ में आ गया, ओके। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, आउटसोर्सिंग मतलब बाहर वाले से काम करवा के लेना, BPO में करवाया जाता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोला जाता है इसको, तो ये रहेगा अपना सी। बात समझ में आ गया। डिजिटल कैश कहाँ पे होता है सर? डिजिटल कैश बताइए सर, एग्जिस्ट ओनली इन साइबर स्पेस, ये रहेगा आपका डी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है, IMP है, ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन क्या है बताइए? सर रजिस्ट्रेशन बताइए क्या? सर फर्स्ट स्टेप है ये, तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट स्टेप है, मतलब ये ई। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6, ओके। बात करते हैं एम्प्लॉयज़, दिख रहा है सबसे पहले क्या लिखा है? एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ को क्या करना है? हमने जॉब सिक्योर करके रखना रहता है एम्प्लॉय का, तो ये रहेगा जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ का। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टर इन, ओके, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्वेस्टर की भैया? टू मेंटेन द सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टेज, ये रहेगा बी, समझ में आया, ओके। सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टेज, ओके, मेंटेन करके रखना। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट क्या रहेगी बताइए भैया? गवर्नमेंट का, ओके, तो बताइए रिस्पेक्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन, गाइज ये रहेगा सी आंसर आपका। बात करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ओके, बताइए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भैया, टू अर्न प्रॉफिट,
पैसा कमाना सबका ऑब्जेक्टिव है भैया, तो ये डी रहेगा। बात करें बिजनेस एथिक्स, बताइए बिजनेस एथिक्स क्या है सर? ब्रांच ऑफ सोशल साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ये दोनों आ सकता है, थोड़ा ध्यान देना। ओके, IMP। इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 का मैच द पेयर कंप्लीट हो रहा है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के मैच द पेयर की बात करते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहला बोला किंग ऑफ द मार्केट। किंग ऑफ द मार्केट हम किसको बोलते हैं बताइए सर? कंज्यूमर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, मतलब ये रहेगा आपका ए आंसर। नेशनल कमीशन बताइए। ओके, नेशनल कमीशन में हम कहाँ तक के वैल्यू तक का हम लोग ये लेके जा सकते हैं कंप्लेंट? नेशनल कमीशन में रहता है एक्सीड ₹10 करोड़, ये रहेगा बी आंसर। समझ में आ गया क्या? बात करते हैं मुंबई ग्राहक पंचायत, बताइए क्या है मुंबई ग्राहक पंचायत? क्या है बच्चा लोग? ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कभी आया था सर? 1930 में आया था, ये रहेगा डी आपका। और कंज्यूमर राइट क्या है? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या? ओके, राइट टू इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर राइट्स के एक ओके टाइप है, एक पार्ट है, मतलब ये रहेगा आपका ई वाला आंसर। समझ में आया? अब लास्ट एंड फाइनल चैप्टर का हम मैच द पेयर करेंगे। सबसे पहले मार्केट, बताइए मार्केट क्या है? ओके, मार्केट कहाँ से आया सर? मार्केटस, ये रहेगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट रजिस्टर्ड ब्रांड, बहुत इंपॉर्टेंट है। रजिस्टर्ड ब्रांड क्या रहेगा बताइए? एक ट्रेडमार्क है बच्चा, ये क्या रहेगा? ट्रेडमार्क, बी। बात करते हैं मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब होता है जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, मतलब सी, ये रहेगा आपका, ये रहेगा। बात करते हैं ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या है? एक डिस्टिंक्ट नेम देता है ओके ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये डी। देखिए डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्या रहेगा बच्चा लोग? यूज़ ऑफ डिजिटल मीडिया। सो गाइस इसी के साथ हमारा पूरा कंप्लीट हो रहा है ये। चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वन वर्ड ओके, या फिर उसको बोलते हैं फ्रेज या फिर टर्म फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, मतलब वन वर्ड में आपको लिखना रहता है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट ये चैप्टर नंबर 1 का है, चैप्टर नंबर 2 का है, पूरा ऐसे लेके चैप्टर नंबर 8 तक हम लोग किए हैं, तो उसका पूरा का पूरा हम लोग देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉई एज वेल एज मशीन वाइल कंप्लीटिंग अ पर्टिकुलर टास्क। बताइए वो कौन सी स्टडी जहाँ पे हम मूवमेंट करा रहे हैं, किसका? एम्प्लॉय का एंड मशीन का। तो इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग मोशन स्टडी। क्या बोलेंगे? मोशन स्टडी। पहले का आंसर ये याद हो गया, ये देखिए वर्ड यहाँ पे ही था, मूवमेंट करवाना मतलब मोशन। ओके, अब बोल रहा है बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉय टू कंप्लीट अ गिवन टास्क। किसकी बात कर रहा है? टाइम। तो बच्चा यहाँ पे रहेगा आप लोगों का टाइम स्टडी। क्या रहेगा बच्चा लोग यहाँ पे? टाइम स्टडी। ये याद रहेगा क्या? इसका आंसर आएगा टाइम स्टडी। वर्ड से याद रखना, यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है तो टाइम स्टडी। ओके, बोल रहा है नेक्स्ट, स्टडी कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। सारी की सारी एक्टिविटी, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वर्क स्टडी। क्या बोलेंगे बच्चा इसको? वर्क स्टडी। ओके, वर्क स्टडी के अंदर ये सारी स्टडी आती है, तो ये पूरा का पूरा वेरियस एक्टिविटीज़ को बता रहा है। वहाँ पे क्रिटिकल असेसमेंट, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज करना, तो उसके अंदर आता है पूरा का पूरा वर्क स्टडी। ओके, बात कर रहा है नेक्स्ट, द प्रिंसिपल विच डील विथ टू डू वर्क विथ इनोवेटिव वे। इनोवेटिव मतलब एक नया तरीके से आप कर रहे हो, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग ओके, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। नेक्स्ट बात हम लोग कर रहे हैं बच्चा लोग, क्या लिखा है? द प्रिंसिपल विच इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। बताइए ये कौन सा प्रिंसिपल बताता है सर? ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। ओके, हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए और हर चीज़ की अपनी अपनी जगह होनी चाहिए। ओके, इसी के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 के सारे ओके वन वर्ड कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के वन वर्ड के क्वेश्चंस। चलिए देखिए क्या लिख रहा है। बोल रहा है द राइट पर्सन एट द जॉब विथ राइट पे। तो बताइए कहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है? कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का काम है सर? ये स्टाफिंग फंक्शन का काम है, स्टाफिंग, है ना। अब बात करते क्या लिखा है, देखो ध्यान से। बोल रहा है अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पाथ एज वेल एज गाइड एम्प्लॉयज़ इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। बताइए वो कौन सा इंसान है जो एक करेक्ट पाथ दिखाता है एम्प्लॉयज़ को और गाइड करता रहता है ताकि उसके जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग, बताइए डायरेक्टर। कौन? डायरेक्टर वो पर्सन रहता है जो करेक्ट पाथ दिखाता है एम्प्लॉयज़ को। बात करते फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है बच्चा लोग? तो प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बताइए लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर? कंट्रोलिंग। आप लोगों को भी आता रहेगा, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बात कर रहा बताइए यहाँ पे, इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है क्या? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बताइए जहाँ पे आप लोग दिमाग यूज़ करते हो, ओके, लॉजिकल थिंकिंग करते हो ताकि आप डिसीजन ले सको। तो बताइए ये कहाँ कौन से फंक्शन में किया जाता है सर? प्लानिंग लेवल पे तो हम लोग डिसीजन लेने का काम करते हैं, वहीं पे तो हम ये सब प्लान बनाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ होती है, प्लानिंग। बोल रहा है नेक्स्ट, द टर्म
दैट इज यूज डिनोट द स्ट्रक्चर। ओके, जब भी वर्ड आया डिनोट द स्ट्रक्चर के लिए तो गाइस आपको याद रखना ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन का काम है। किसका काम है? ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसिंग करना, अप्रेजिंग करना, रेमुनरेटिंग देना। ये बताइए पीपल का ये कहाँ पे होता है? सर ये तो स्टाफिंग फंक्शन का ही काम है ना, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेसिंग करना। तो गाइस इसका आंसर होगा स्टाफिंग। समझ में आया गया? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। द प्रोसेस दैट लीड्स द एम्प्लॉय टूवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके, तो बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जो एम्प्लॉय को क्या करते हैं वहाँ पे लीड किया जाता है। लीड तो कहाँ पे होता है ये सर? एम्प्लॉय को एक करेक्ट पाथ दिखाना, ओके, उसको गाइड करना, ये सारी चीज़ें क्या होगा जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करेंगे। तो ये कहाँ पे किया जाता है? डायरेक्टिंग फंक्शन में किया जाता है। कहाँ पे? डायरेक्टिंग फंक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। बोल रहा है इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट ऑफ वर्क प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्या बोल रहा है? वर्क प्लेस में आपको टीम स्पिरिट बना के चलना, मतलब कि लोगों के बीच में ना इंटीग्रेशन होना चाहिए, लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। तो बताइए ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बोल रहा है कि लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए? सर ये कोऑर्डिनेशन फंक्शन बोलता है। समझ में? तो यहाँ पे आएगा आंसर कोऑर्डिनेटिंग। ओके, लास्ट एंड फाइनल सेकंड चैप्टर का देखिए क्या बोला। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ओके, बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को और अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। तो गाइज ये कौन सा फंक्शन बताता है हमें? कंट्रोलिंग। कौन सा? कंट्रोलिंग फंक्शन में हम अपने ओके एक्चुअल परफॉर्मेंस को बच्चा हम अपने प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं। सो गाइज इसी के साथ सेकंड चैप्टर का भी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो रहा है, वन वर्ड। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड चैप्टर। ओके, चलिए थर्ड चैप्टर देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है। बोल रहा है an undertaking or adventure involving uncertainty and risk and requiring innovation। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा बच्चा लोग? ये थर्ड चैप्टर का, तो इसका आंसर होगा एंटरप्रेन्योरशिप। क्या होगा बच्चा लोग? एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा क्या बोल रहा है। बोल रहा है अ फंक्शन ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू फॉर एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, मतलब क्या बच्चा बताइए वो कौन सा फंक्शन है जहाँ पे आप कुछ नया करने की सोच रहे हो? तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनोवेटिव। या ओके, तो प्यार से हम लोग क्या बोलेंगे उसे? इनोवेटिव, मतलब इनोवेशन। इसका आंसर होगा इनोवेशन, जहाँ पे आप कुछ नया करने की सोच रहे, इनोवेशन। ओके, बोल रहा है नेक्स्ट बताइए क्या? अ पर्सन हु इज एन इनोवेटर हु इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। बताइए इसको क्या बोलेंगे? बताइए वो कौन सा पर्सन है जो इनोवेटर है, मतलब कुछ तो इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने बिजनेस के अंदर, कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर। क्या बोलेंगे? एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन। ओके, आगे की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए। द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड नॉलेज थ्रू द स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एंड द इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग द प्रोग्राम। इसको हम बोलते हैं बच्चा लोग, देखिए प्रोग्राम वर्ड आया तो याद रखना, इसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या रहेगा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, वो प्रोसेस का नाम क्या रहेगा? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, आगे क्या बोल रहा है? द प्रोसेस दैट मोटिवेट अ पर्सन इन टू एक्शन एंड इंड्यूस हिम टू कंटिन्यू द कोर्स ऑफ एक्शन फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल। ये कहाँ पे होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में होता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये दो तीन देख लेना, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए। ओके, लास्ट एंड फाइनल देखिए क्या है। एन एम्प्लॉय हु हैज़ एन ऑथोरिटी एंड सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्लीमेंट हिज क्रिएटिव आइडिया। बोला बताइए वो कौन से एम्प्लॉय होते? ओके, जिनके पास ऑथोरिटी रहती है और सपोर्ट करते वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्रिएटिव आइडिया से। तो गाइस उसको इंट्राप्रेनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेनर। ओके, बहुत जरूरी है इंट्रप्रेनर एंड इंट्राप्रेनर में। एंटरप्रेनर मतलब बिजनेसमैन, और ये एंटरप्रेनर मतलब क्या? उस बिजनेस जो बिजनेस कर रहे हैं उसके अंदर जो मैनेजर होते हैं ना, उनको बोलते हैं एंटरप्रेनर। मतलब ये एक तरह से एम्प्लॉय होते हैं और ये एक तरह से ओनर होते हैं। ये थोड़ा ध्यान देना बस। ओके, चलिए गाइस इसी के साथ थर्ड चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है दीज वेयर हाउस आर ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। वर्ड क्या आ गया? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ओके, और पब्लिक अथॉरिटीज़। तो बताइए उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो बच्चा लोग क्या बोलेंगे? सर उसको हम बोलेंगे गवर्नमेंट वेयर हाउस। किसके अंडर में है बच्चा? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? ओके, गवर्नमेंट वेयर हाउस। बात करते हैं एन आर्ट ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, फैक्ट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन और एंटिटी टू अनदर।
तो यहाँ पे बच्चा कम्युनिकेशन किया जा रहा है ना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट एंड आइडियाज़ को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं अ रेल सिस्टम इन विच द ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेल और अ बीम। कि अ रेल सिस्टम, बताइए वो कौन सा रेल सिस्टम है जहाँ पे देखिए जो ट्रैक है उसका एक सिंगल रेल या फिर एक बीम पे चलता है, तो उसको हम बोलते हैं मोनो रेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, मोनो रेल। चलिए देखिए अभी क्या बोल रहा है नेक्स्ट, बोल रहा है अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज टू कैरी पेट्रोलियम एंड गैसेस। बोल रहा बताइए वो कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कैरी करता है पेट्रोलियम एंड गैसेस, किसके द्वारा कैरी किया जाता है, तो गाइज ये होता है पाइपलाइन। पाइपलाइन के द्वारा आप पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप पेट्रोलियम एंड गैसेस को कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट बोल रहा अ मिनिस्ट्री हु लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। बोल रहा बताइए वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो क्या है, देखती है क्या, सरफेस ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। सरफेस मतलब क्या, जो ज़मीन के ऊपर चल रहा है, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो बताइए उस मिनिस्ट्री का नाम क्या है। ओके, तो बताइए उसका नाम है बच्चा लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये याद रहेगा क्या। सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5। देखिए चैप्टर नंबर 5 में क्या बोला, द स्टेज वेयर द गुड्स बॉट आर डिलीवर्ड टू द कंज्यूमर्स। बताइए वो कौन सा स्टेज है जहाँ पे गुड्स बॉट खरीदा जाता है और उसको डिलीवर किया जाता है टू द कस्टमर, कौन से स्टेज पे किया जाता है सर, ये स्टेज को हम बोलते हैं डिलीवरी स्टेज। क्या बोलेंगे, डिलीवरी स्टेज पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार, वन वर्ड में आ सकता है। बात कर रहा है द टर्म डराइव्ड फ्रॉम द टर्म्स ईमेल एंड ई कॉमर्स। तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा लोग, इसको हम बोलेंगे ई बिजनेस। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, ई बिजनेस, याद रहेगा। ओके, ई बिजनेस जो है टर्म डराइव्ड हुआ था ईमेल एंड ई कॉमर्स से। बोलते हैं द ट्रांजेक्शन विच इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ओके, तो बताइए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोल रहा है कि बताइए वो कौन सा ट्रांजेक्शन है जो इंटरनेट की हेल्प से किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। क्या बोलेंगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, याद रहेगा। द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सर, रजिस्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। आगे की बात करते हैं बच्चा लोग, क्या बोल रहा है देखिए, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। मतलब बता रहा है, बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं अपने बिजनेस के फंक्शन को किसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी को, मतलब किसी और से काम करवा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं आउटसोर्सिंग। क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। हाँ, सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। ओके, आउटसोर्सिंग मतलब क्या बोल रहा है, आउटसोर्सिंग का सबसेट क्या है बच्चा लोग, बीपीओ इज द सबसेट ऑफ द आउटसोर्सिंग एंड सब सेगमेंट ऑफ बीपीओ। बीपीओ का सब सेगमेंट क्या रहेगा, केपीओ रहेगा। क्या रहेगा बच्चा लोग, केपीओ, याद रहेगा। आगे बोल रहा है वन ऑफ द वैल्यू एडेड बीपीओ सर्विस विच इन्वॉल्व्स लीगल वर्क। जहाँ पे लीगल वर्क किया जाता है बच्चा लोग उसको बोलते हैं एलपीओ। क्या बोलेंगे, एलपीओ मतलब लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। लीगल वर्ड है, यहाँ पे भी लीगल है, थोड़ा ध्यान देना, हो जाएगा। सो गाइज इसी के साथ चैप्टर नंबर 5 भी हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 के। बोल रहा है नेम द फिलोसॉफी रिलेटेड टू द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाउंडेड बाय महात्मा गांधी। बोल रहा बताइए महात्मा गांधी के द्वारा जो प्रोफाउंडेड किया था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो उसमें उन्होंने फिलोसॉफी बताया था, वो फिलोसॉफी का नाम क्या है सर, ट्रस्टीशिप। क्या बोलेंगे उसको, ट्रस्टीशिप। बात करते हैं नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या काम है, उसके क्या कर्तव्य है। ओके, वो जो वेलफेयर कर रही है सोसाइटी को टुवर्ड्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये सामाजिक जिम्मेदारी है, इसको बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद रहेगा। बोल रहा है गेटिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इट इज़ द बेसिक राइट ऑफ दिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी। बोलिए किसको अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए सर, कंज्यूमर को मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा कंज्यूमर। ओके, आगे बोला है प्रोवाइडिंग फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। देखिए ओके, फेयर रिटर्न मिलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो बताइए ये किसको देना चाहिए, इन्वेस्टर को। किसको देना चाहिए, इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, तो ये रहेगा इन्वेस्टर। ओके, इसका आंसर क्या रहेगा, किसको मिलना चाहिए बच्चा लोग, इन्वेस्टर को मिलना चाहिए, तो इसका आंसर रहेगा इन्वेस्टर। नेक्स्ट बोल रहा है रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड डीलिंग विथ मोरालिटी इन अ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। क्या बोलेंगे, बिजनेस एथिक्स, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखिए, एन एक्टिविटी मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट। ओके, बताइए ये किस में होता है सर, मोटिवेटेड बाय प्रॉफिट, सर ये बिजनेस में होता है। बिजनेस का मेन मोटो भी क्या है, प्रॉफिट ही कमाना है ना, तो यही रहेगा। आगे बोला अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। देखिए फॉरेन एक्सचेंज ये किस में आएगा बच्चा लोग, फॉरेन एक्सचेंज जो होगा
भैया ये गवर्नमेंट में आएगा, किसका आएगा, गवर्नमेंट, ये याद रहेगा क्या। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजेशन का, उस ग्रुप का नाम है गवर्नमेंट, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट बोल रहा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स दिस ग्रुप। ये देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, ओके, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स है, सोसाइटी, तो ये रहेगा सोसाइटी। ओके, सो गाइस इसी के साथ चैप्टर नंबर 6 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है चैप्टर नंबर 7। देखिए क्या बोल रहा है, द कमीशन विच entertain case where the value of goods or services paid as a consideration, okay, does not exceed ₹1 crore, ओके, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो गाइस ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में किया जाता है। कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, वहाँ पे जो भी आपका वैल्यू रहता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वहाँ पे जो कंसिडरेशन रहता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं किया जाता। नेक्स्ट बात कर रहा है, लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिगार्डिंग द मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं, देखिए जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, इसको हम बोलते हैं जनहित याचिका। क्या बोलते हैं, जनहित याचिका या फिर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दोनों में से कोई भी। ओके, आगे नेक्स्ट बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन विच एम एट प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। बताइए वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए काम करता है, उसको हम बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द राइट ऑफ कंज्यूमर विच इज़ अबाउट सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ एंड हेल्थ। बताइए वो राइट ऑफ कंज्यूमर कौन सा है, जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर के सेफ्टी के बारे में और उसके हेल्थ एंड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के बारे में बोलते हैं। तो ये बताइए कौन से राइट का है, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। सो गाइस रहेगा राइट टू सेफ्टी, ये याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोला, देखिए, वन हु कंज्यूम और यूजेस एनी कॉमोडिटी और सर्विसेज। बोल रहा है बताइए वो कौन है जो कंज्यूम करता है और यूज़ करता है कॉमोडिटी और सर्विस को, तो गाइस उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंज्यूमर। चलिए नेक्स्ट लास्ट चैप्टर, द मार्केट फॉर द कॉमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए इंटरनेशनल मार्केट, है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे एक कंट्री से माल दूसरे कंट्री में सोल्ड किया जा रहा है। बोला टाइप ऑफ मार्केट वेयर ड्यूरेबल कॉमोडिटीज विच आर जनरली नॉन पेरिसेबल इन नेचर। अब जो लंबे समय तक जो गुड्स ओके रहता है, तो बताइए ऐसे टाइप ऑफ मार्केट को हम क्या बोलते हैं, सर ऐसे टाइप ऑफ मार्केट को हम बोलते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। क्या बोलेंगे, लॉन्ग पीरियड मार्केट, याद रहेगा। नेक्स्ट बोला द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर और द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट। बोला बताइए वो कौन सा मार्केट है जहाँ पे गुड जो सोल्ड किया जा रहा है डायरेक्टली कस्टमर को दे दिया जाता है, तो सर ये रिटेल मार्केट में होता है। कहाँ पे होता है, रिटेल मार्केट में, याद रहेगा, इसका आंसर रहेगा रिटेल मार्केट। नेक्स्ट बात करते हैं, टू सेलर सेलिंग आइदर अ होमोजीनियस प्रोडक्ट और अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ओके, तो इसको हम बोलते हैं डिओपोली। डिओपोली में हो सकता है कि जो सेलर है, ओके, दो सेलर हैं, वो एक जैसे भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं या फिर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं, तो ये डिओपोली रहेगा इसका आंसर, डिओपोली मार्केट। ओके, गिविंग अ डिस्टिंक्ट नेम टू इट्स वन प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट का एक डिस्टिंक्ट नाम देना ही क्या कहलाता है, ब्रांडिंग कहलाता है, तो ये रहेगा ब्रांडिंग। सो गाइस इसी के साथ वन वर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। ओके ओके, ये याद रहेगा। चलिए अभी देखिए बच्चा, अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स स्टार्ट करेंगे, थोड़ा स्पीड रहेगी। अभी बोल रहा है, सारे चैप्टर के करेंगे, डोंट वरी। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल इन नेचर, यस ट्रू, यूनिवर्सल इन नेचर, हर जगह पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई किया जाता है। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट सिचुएशन। बताइए आंसर ट्रू और फॉल्स, यस सर ट्रू, हर जगह पे एक जैसा सिचुएशन नहीं रहेगा, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाता है। ओनली सम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंपॉर्टेंट, बच्चा नहीं 14 प्रिंसिपल है तो 14 के 14 प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ये रॉन्ग है, ये फॉल्स, समझ में आया। आगे बोल रहा है हेनरी फ्योल हैज़ गिवन डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, नो बच्चा, हेनरी फ्योल ने कहाँ पे डिफरेंट टेक्निक्स दिया था बच्चा, हेनरी फ्योल ने तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बनाया था, तो ये भी फॉल्स। बोल रहा है एफ डब्ल्यू टेलर ने प्रपोज किया था 14 प्रिंसिपल, नहीं बच्चा, हेनरी फ्योल ने प्रपोज किया था 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, तो ये भी फॉल्स। आगे बोल रहा है ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर, यस ओके, ऑर्गेनाइजेशन में हर मेंबर को जो ऑर्डर रिसीव होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर से होना चाहिए। ओके, तो ये आंसर ट्रू रहेगा बच्चा। सो गाइस फर्स्ट चैप्टर का ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2। ओके चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग, भाई फॉल्स भैया, सारा का सारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पूरा का पूरा बेस्ड प्लानिंग पे ही होता है, अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो आगे के फंक्शन काम ही नहीं करेंगे, रॉन्ग है। ओके आगे क्या बोला देखिए, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटी लीड्स टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यस, अगर स्पेशलाइजेशन लाओगे अपने बिजनेस के अंदर तो भैया आपका इंक्रीज हो जाएगी आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी, ट्रू है ये।
देख के ही पता चल रहा है ट्रू है बच्चा। क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्क फोर्स इज ऑलवेज असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, आपके पास क्वालिफाइड पर्सन है, आपके पास एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्क है, तो बताइए आपके लिए एक असेट साबित होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ट्रू। नेक्स्ट, कोऑपरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। भैया ये फॉल्स है। कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, लोगों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। अगर तालमेल नहीं रहेगा तो क्या आपका काम बराबर चलेगा क्या? नहीं, गलत है ये। ओके, तो ये आंसर रहेगा फॉल्स। समझ में आया बच्चा? नेक्स्ट बात कर रहा है हम लोग, कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क। बोलिए क्या बोल रहा है हम? दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है एम्प्लॉयज के बीच में जब भी आप कोई काम किसी को दे रहे हो तो आंसर ट्रू है। यस, मिलजुल के काम करना है। स्टैंडर्ड्स आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। भैया जब आप कंट्रोलिंग फंक्शन कर रहे हो ना तो हर वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड पहले से बना के रखना होता है। यहाँ पे बोला नॉट सेट, गलत है ये फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। चैप्टर नंबर 3, एन एंटरप्रेनर शुड नॉट बी रेडी टू वर्क हार्ड। भैया एंटरप्रेनर तो हमेशा रेडी रहता है कि हमको काम करना है भाई, ओके कितना भी कठिन से कठिन काम हो हम करेंगे, तो गलत है ये। यहाँ पे बोला नॉट रेडी बोला है तो ये रॉन्ग रहेगा, मतलब फॉल्स। वो तो रेडी रहता है हमेशा। एग्रो टूरिज्म कैन सपोर्ट द एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक। बताइए इसका आंसर बताइए क्या रहेगा, बताइए। एग्रीकल्चरल, ओके, सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी को एग्री टूरिज्म। यस, ट्रू। नेक्स्ट, सक्सेसफुल बिजनेसमैन टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क। ओके यस, इनको रिस्क रहता ही है भैया। सक्सेसफुल बिजनेसमैन तो वही है जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। बताइए ट्रू और फॉल्स। यस, ट्रू रहेगा ये भी आंसर। समझ में आया? एंटरप्रेन्योरशिप क्या है भैया? फुल टाइम जॉब है जहाँ पे आपको डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क के साथ ही काम करना होता है। स्टार्टअप इंडिया इज ए, ये दिख रहा है इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, नहीं बच्चा, गलत है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, ये गलत है, फ्रांस नहीं बच्चा, इंडिया, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट चैप्टर का, बिजनेस सर्विसेज आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। यस, देखिए बच्चा सिर्फ गुड्स देना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसके साथ साथ आपको सर्विस देना भी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका बिजनेस ग्रो होगा। ट्रू है ये, राइट। करंट अकाउंट इज ओपन बाय सैलरीड पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट, सैलरीड पर्सन को लिए नहीं होता करंट अकाउंट, ओके, बिजनेसमैन पर्सन के लिए होता है, तो ये बच्चा ये फॉल्स। नेक्स्ट, NEFT स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। बच्चा ये फॉल्स है, ओके। नेक्स्ट, एयर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नो भैया, ये तो कॉस्टली है, ये चीपेस्ट नहीं है भैया, सस्ता नहीं है ये, फॉल्स। नेक्स्ट, द इंटरनेट इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ, ओके, interconnected computer networks that use the internet protocol suit the link device worldwide। yes, आंसर ट्रू है बच्चा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर बात करते हैं। बोल रहा है इट इज़ ईजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। बोल रहा है क्या हमें ई बिजनेस सेटअप करना ईजी होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस के? यस, ई बिजनेस के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चा, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, ओके, ऑनलाइन, ओके, आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हो, ओके, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, द टर्म ई बिजनेस इज डराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। बोल रहा है नेक्स्ट, देखिए क्या बोल रहा है, द टर्म ई बिजनेस इज डराइव फ्रॉम द टर्म ईमेल एंड ई कॉमर्स। बताइए आंसर क्या रहेगा? सर ट्रू है ना, अब भी हमने देखा था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ऊपर ही, ओके, जो ई बिजनेस है वो कहाँ से ड्राइव्ड हुआ है? ईमेल एंड ई कॉमर्स से। ई बिजनेस अलाउज यू टू वर्क अक्रॉस द ग्लोबल इन एनी फील्ड। बोलिए बच्चा ट्रू एंड फॉल्स। यस, ट्रू, ई बिजनेस आपको अलाउ करता है, आप ग्लोबल में कहीं पे भी आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ओके, वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट बोला LPO स्टैंड फॉर लीगल प्रोडक्ट आउटसोर्सिंग। फॉल्स, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग है, फॉल्स है बच्चा ये। KPO रिक्वायर्स एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल। यस, KPO में हम लोग को एडवांस एनालिटिकल एंड टेक्निकल स्किल की जरूरत पड़ती है। यस, ट्रू है ये, ओके। आगे बोल रहा है विद द हेल्प ऑफ आउटसोर्सिंग कंपनी कैन नॉट फोकस ऑन द कोर एरियाज। गलत है बच्चा, अगर हमने आउटसोर्स कर दिया तो हम अपने कोर एरिया पे ही तो ध्यान देंगे, तो ये फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट, बिजनेसमैन आर ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटी। यस, ट्रू, अभी हमने देखा ऊपर, ओके, ट्रस्टीज है। बिजनेस एथिक्स इज अ कोड ऑफ कंडक्ट। बताइए बिजनेस एथिक्स क्या कोड ऑफ कंडक्ट है? यस, ट्रू है। नेक्स्ट, the commercial organization are expected to uplift the weaker section of the societies।
बताइए आंसर क्या रहेगा बच्चा लोग इसका, ट्रू और फॉल्स। बोल रहा है द कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आर एक्सपेक्टेड टू अपलिफ्ट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यस ट्रू। नेक्स्ट, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द इंडस्ट्रियल पीस। बोल रहा है क्या, बताइए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि वो मेंटेन करके रखे इंडस्ट्रियल पीस, ओके, शांति बनाए रखे इंडस्ट्री में, यस ट्रू, ये भी आंसर ट्रू है बच्चा। नेक्स्ट, ओनर शुड नॉट गेट कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिनेंशियल पोजीशन, गलत भैया, ओनर को तो पता होना चाहिए ना उसको, ओके, उसको एक्यूरेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए फिनेंशियल पोजीशन के, तो ये गलत है, ये फॉल्स। यहाँ पे बोला नहीं बताना चाहिए, क्या नहीं, पता होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है मीडिया डज नॉट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन पब्लिक लाइफ, ओके, बताइए आज के ज़माने में मीडिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, यहाँ पे बोला नॉट प्ले, मतलब ये भी गलत है, फॉल्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ओके, बताइए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ बिजनेस, यस ट्रू। तो गाइस इसी के साथ ये भी कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर के बाकी हमें ट्रू फॉल्स, चलिए फटाफट कंप्लीट करते हैं। द सेलर हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, ओके, द सेलर हैज़ रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यस ट्रू। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोड्यूसर, भैया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने किसके लिए लाया था, कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए नहीं लाया है, फॉल्स। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंडिया, भैया रिक्वायर्ड है, ये भी फॉल्स। लोक अदालत कैन राइटली एज अ डिस्क्राइब्ड एज अ पीपल कोर्ट, हाँ लोक अदालत का दूसरा नाम है पीपल कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा लोग, कंज्यूमर बीइंग द किंग ऑफ द मार्केट डज नॉट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया कंज्यूमर को किंग तो बोला गया बट उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यहाँ पे डज नॉट बोला, फॉल्स है ये। लास्ट चैप्टर, चलिए फटाफट देखिए, द टर्म मार्केट इज डराइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड मार्केटस, यस यस ट्रू, मार्केट कहाँ से आया, लेटिन वर्ड है मार्केटस से, ट्रू। नेक्स्ट, मार्केट में बी डिफाइंड एज एग्रीगेट डिमांड बाय पोटेंशियल बायर फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, यस ट्रू। मार्केट को हम क्या क्या बोला गया, मार्केट को ऐसा डिफाइन किया गया, क्या है मार्केट, एग्रीगेट डिमांड बाय द पोटेंशियल बायर ऑफ फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस, यस ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, इन अ होलसेल मार्केट सेलर आर नोन एज अ रिटेलर एंड बायर आर नोन एज अ होलसेलर, अरे बाबा बाबा, होलसेल मार्केट में रिटेलर को दिख रहा, सेलर को हम रिटेलर नहीं बोलेंगे भैया, सेलर को तो हम होलसेलर बोलेंगे, ओके, और बायर को हम रिटेलर बोलेंगे, ये गलत है, ये फॉल्स है, समझ में आया। नेक्स्ट, रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IMP सबसे ज़्यादा IMP यही है, ओके, रेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो कि ये फॉल्स है, ओके। अनरेगुलेटेड मार्केट ऑपरेट होता है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से, रेगुलेटेड नहीं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। चलिए गाइस, एक अपना सॉरी मिसिंग रह गया था, ये वाला थर्ड वाला देखिए, द मार्केट फॉर अ कमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अनदर कंट्री इज नोन एज नेशनल मार्केट, नो बच्चा, ओके, बोल रहा है क्या, आप जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, एक कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो और दूसरे कंट्री में सोल्ड कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, तो ये आंसर रहेगा फॉल्स, ओके। सो गाइस इसी के साथ ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम लोग फाइंड द ऑड वन देखेंगे, फटाफट करेंगे, अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसके ऊपर। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोशन स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। देखिए बच्चा, कहीं ना कहीं आप ये और ये तीनों आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, और ये जो मोशन स्टडी है ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ये टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, इसकी वजह से इसका आंसर मोशन स्टडी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ फटीग स्टडी, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, वर्क स्टडी एंड मोशन स्टडी, देखिए 3 जगह पे स्टडी है, इससे भी आपको पता चल जाएगा, तो आंसर ये रहेगा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। बट देखा जाए तो बच्चा ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ओके, अलग था सबसे। आगे बात करें चैप्टर नंबर 2 का, देखिए क्या बोला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड राइटिंग, बच्चा ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट है और ये जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, तो ये आंसर रहेगा आपका राइटिंग। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट वाला बच्चा लोग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग, बच्चा लोग देखिए ये जो कोऑर्डिनेटिंग होगा ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, और एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो स्टाफिंग है ये उसके अंडर के पार्ट है, उसके अंडर आते हैं ये सब तीनों, समझ में आए, स्टाफिंग के अंडर ये तीनों आते हैं और कोऑर्डिनेटिंग एक अलग से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, तो इसका आंसर ये। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर का, देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है, ओके, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कम्युनिकेटर, इनोवेटर, सेल्फ स्टार्टर और इनएक्टिव। देखिए कम्युनिकेटर हो गया, इनोवेटर हो गया, सेल्फ स्टार्टर हो गया, ये बच्चा एक
क्वालिटी एंटरप्रेनर के अंदर की, जो कि ये नहीं है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ स्टडी, हॉर्सबैक राइडिंग, इंडोर गेम। तो बच्चा आपका आंसर होगा इंडोर गेम। बाकी के सारे क्या है बच्चा, आउटडोर गेम है। नेक्स्ट बोला इनोवेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट एंड डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, लेक ऑफ कम्युनिकेशन आपका आंसर रहेगा। बाकी के जो तीन है ना बच्चा, ये तीनों के तीनों, इनोवेशन, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, बच्चे ये सारे के सारे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर है। ओके, लिख सकते हो आप लोग। ओके, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर है, ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर रहा है फाइंड द ऑड वन, प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड एक्सचेंज बैंक। देखिए बच्चा एक्सचेंज बैंक आपका आंसर होगा, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। देखिए कोऑपरेटिव वर्ड था तो ये तीन एक जैसे हैं और ये अलग है, बट ध्यान देना एक्सचेंज बैंक क्या है, एक टाइप्स ऑफ बैंक है। और ये जो है कोऑपरेटिव बैंक के क्या है, अंदर डिफरेंट लेबल है, ये याद रखना। ओके, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ, पूरा चीज़ें समझा रहा हूँ कि क्यों ये आंसर आ रहा है। नेक्स्ट बात करें नबार्ड, आरबीआई, सिडबी एंड एक्जिम। आपका आंसर होगा बच्चा आरबीआई। आरबीआई अलग है। ओके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक टाइप्स ऑफ बैंक का पार्ट है, और ये नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, एक्सचेंज बैंक हो गया, ये स्पेशलाइज्ड बैंक के पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक पोस्ट, बिजनेस पोस्ट एंड पार्सल। तो गाइज जो पार्सल है ये जो होगा मेल सर्विसेज। ओके, पार्सल जो है बच्चा लोग वो मेल सर्विसेज है, डायरेक्ट मेल, लॉजिस्टिक पोस्ट एंड बिजनेस पोस्ट जो है बच्चा लोग वो स्पेशलाइज्ड पोस्टल सर्विसेज है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी एंड ब्लैंकेट पॉलिसी। तो गाइज इसका आंसर होगा ब्लैंकेट पॉलिसी। ये मरीन इंश्योरेंस का पार्ट है, टाइप्स है, और बाकी तीनों जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर का बात करते हैं फाइंड द ऑड वन, बीपीओ, आरटीओ, ओके, एलपीओ एंड केपीओ। चलिए इसका आंसर बताइए, आप लोग बताइए फटाफट। गाइस इसका आंसर होगा आरटीओ। बाकी के तीनों क्या है, फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग है। ओके, आउटसोर्सिंग के फॉर्म्स है। नेक्स्ट बी टू बी, बी टू सी, ए टू जेड एंड सी टू सी। बच्चा ए टू जेड जो है बच्चा ऐसा कोई भी टाइप्स ऑफ ई बिजनेस नहीं है, बाकी के तीनों टाइप्स ऑफ ई बिजनेस है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड एंड एटीएम कार्ड। बच्चा आधार कार्ड, बाकी के तीन क्या है, ये पेमेंट के जरिए जिसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो, आधार कार्ड के द्वारा आप पेमेंट नहीं कर सकते। समझ में आ गया क्या, ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को काम आते तीनों, बाकी आधार कार्ड नहीं आता। नेक्स्ट जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, गुड वर्किंग कंडीशन एंड रीजनेबल प्रॉफिट। बच्चा लोग बताइए क्या आंसर रहेगा, सर रीजनेबल प्रॉफिट इसका आंसर होगा। क्यों आंसर इसलिए होगा कि बाकी के जो तीन है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ है, और रीजनेबल प्रॉफिट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देना, फेयर प्राइजेस, हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग एंड प्रिवेंट कंजेशन इन सिटीज़। बच्चा ये आपका आंसर होगा। बाकी के जो तीन है वो क्या है मैं वो भी बता देता हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर है बाकी के तीन, और ये प्रिवेंट कंजेशंस ओके इन सिटीज़ जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी है। ये बात सबको समझ में आ गया। बात करें टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, क्रिएटिंग गुडविल एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सो गाइस यहाँ पे जो क्रिएटिंग गुडविल होगा ये आपका आंसर होगा। क्यों मैं वो भी बताऊंगा। टाइमली पेमेंट जो होता है वो गवर्नमेंट का है, एक फॉरेन अर्निंग से गवर्नमेंट में आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी गवर्नमेंट में आती है। तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट हुए, और जो क्रिएटिंग गुडविल है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर है। समझ में आया क्या? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन। ओके, चलिए बताइए इसका क्या आंसर रहेगा। बच्चा लोग देखिए इसका आंसर होगा मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। ओके, क्यों सर? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैं रीज़न भी बता रहा हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन, ये जो तीन हैं बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी है, और ये जो है मेंटेन ट्रांसपेरेंसी रखना ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर। अगर आपको सारे के पॉइंट याद रहेंगे तो बच्चा ये सारे बन जाएंगे आपसे। नेक्स्ट है प्रॉपर कंडक्ट ऑफ मीटिंग, केयरफुल यूज ऑफ कैपिटल, फेयर प्राइजेस ऑफ प्रोडक्ट एंड मेंटेन द सॉल्वेंसी एंड प्रेस्टीज। ओके, ये है, इसमें बताइए क्या रहेगा बच्चा। इसमें आएगा फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। क्यों? रीज़न बता रहा हूँ। ये जो तीन हैं, प्रॉपर कंडक्ट करना मीटिंग, केयरफुल यूज़ करना उनके कैपिटल को, मेंटेन सॉल्वेंसी रखना, बच्चा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इन्वेस्टर है ये तीनों। बट फेयर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स कंज्यूमर है, इसलिए ये आंसर रहेगा। सो गाइज मैंने इन सबके आंसर्स आपको बताए क्यों क्या है। ओके, अब बात करते हैं ये वाले चैप्टर के 7th चैप्टर। देखिए क्या बोल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, एनजीओ एंड नेशनल कमीशन। बच्चा इसका आंसर होगा एनजीओ।
देखिए आपके एग्जाम में आएगा तो कमीशन कमीशन लिखा हुआ, तो याद रखना कि जो बचा हुआ ही है, बट अभी इसके पीछे का रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो तीन है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन, ये डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन है। बात समझ में? एनजीओ कोई डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन नहीं है। ओके, मैंने आपको रीज़न भी दे दिया। बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज एंड कमिश्नर। देखिए आंसर आएगा कमिश्नर। मतलब क्या, ये जो तीनों हैं, ओके, ये डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के जज है, ये नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट जज होता है, स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट जज होता है, नेशनल कमीशन में सुप्रीम कोर्ट जज होता है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या बोला है, फाइंड ऑड वन दिया है, थोड़ा ध्यान से देखना। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, रिटेल मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। आंसर बताइए क्या रहेगा। सो गाइज इसका आंसर रहेगा रिटेल मार्केट। क्या रहेगा बच्चा लोग? रिटेल मार्केट। क्यों? प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट, ये जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस है टाइप्स ऑफ मार्केट में। ओके, और बाकी का जो रिटेल मार्केट है ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है। ओके बच्चा लोग, सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। मैं उसका रीज़न भी दे रहा हूँ क्यों। बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, बुलियन मार्केट एंड मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट। चलिए देखिए इसका आंसर होगा बच्चा मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट। अगर आपको पॉइंट याद रहेंगे तो सारी चीज़ बन जाती है। देखिए स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एंड बुलियन मार्केट जो है बच्चा लोग, ये रेगुलेटेड मार्केट के हैं, और मैन्युफैक्चर गुड्स मार्केट जो है ये अनरेगुलेटेड मार्केट का। ओके, आगे बात करते हैं प्राइस, पीपल, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। चलिए अब बताइए इसमें क्या रहेगा सर? इसमें आंसर आएगा पीपल। पीपल जो है देखिए आपने 7 पीस पढ़ा था, जिसमें 4 पीस जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो 4 पीस में आता है प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट ये, और बाकी का एक जो पीपल है वो किससे रिलेटेड है? सर्विस से। चलिए इसलिए पीपल। नेक्स्ट आंसर देखिए बच्चा क्या बोल रहा है, पीपल, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस। बताइए क्या आएगा। देखिए पीपल, वो जो 3 पीस है उसमें सर्विस से रिलेटेड है, ये भी सर्विस से रिलेटेड है, ये भी सर्विस से रिलेटेड है। प्रमोशन जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो प्रमोशन। चलिए अब हम लोग करेंगे बच्चा लोग अंडरलाइन द वर्ड एंड री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करना है उस वर्ड को। ओके, करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है एंड री राइट करना है, आपको फिर से पूरा सेंटेंस लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा खाली करेक्ट वर्ड को अंडरलाइन कर देता है बस। ओके, तो गलत है, आपको पूरा फिर से लिखना है, ये याद रखना बच्चा। तो चलिए क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी इन ए जॉब ऑलवेज इफेक्ट एडवर्सली ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। ओके, अगर बच्चा बताए किसी की जॉब आप सिक्योर करोगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा क्या उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी में? नहीं बच्चा, अगर इनसिक्योरिटी रहेगा ना तो एडवर्स इफेक्ट आता है, तो आंसर रहेगा इनसिक्योरिटी। ओके, याद रहेगा बच्चा। बोल रहा है स्प्रेड द क्रॉप्स मीन डिवीजन इज स्ट्रेंथ। नहीं, स्प्रेड द क्रॉप का मतलब होता है यूनिटी। क्या होता है बच्चा लोग? यूनिटी, एक साथ मिलके काम करेंगे तो जाके स्ट्रेंथ पावर मिलेगा, तो यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। ओके, पूरे सेंटेंस को लिखना है और अंडरलाइन वर्ड की जगह पे यूनिटी डालना है, इसको हटा देना है, ये याद रखना। समझ में आया क्या? नेक्स्ट बात करते बच्चा लोग क्या लिखा है, ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सबॉर्डिनेट। बच्चा वो एक सबॉर्डिनेट से नहीं, वन सुपीरियर होगा। ओके, इसका आंसर होगा सुपीरियर। ओके, आगे बोला है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी एट ए स्पेसिफिक पोजिशन। नहीं बच्चा, डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं होता है ये। ओके, ये होता है किसमें? सेंट्रलाइजेशन में होता है। ओके, पावर एंड अथॉरिटी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे होती है एक ही जन के पास, वो सेंट्रलाइजेशन में होता है। ये बात सबको समझा? ओके, बोल रहा है मैनेजमेंट टेक्निक्स आर अप्लाइड डिफरेंटली अंडर द डिफरेंट कंडीशन। भैया मैनेजमेंट टेक्निक्स नहीं रहेगा बच्चा लोग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होंगे। समझ में आया बच्चा? तो इसका आंसर होगा प्रिंसिपल्स। ओके, सो गाइस इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर के हमने सारे के सारे अंडरलाइन ओके जो थे रॉन्ग वाले उसको हमने करेक्ट किया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग ने नेक्स्ट चैप्टर का, फैक्टर ऑफ ए बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑलवेज फिक्स्ड। चलिए बताइए। नहीं बच्चा, फैक्टर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होते रहेंगे। ओके, तो गाइस ये आंसर आपका फिक्स की जगह पे आपको लिखना है चेंजिंग। नेक्स्ट बोला स्टाफिंग इज कंसर्न विथ मशीन। नहीं भैया, स्टाफिंग के लिए तो इंसानों की जरूरत पड़ती है, ह्यूमंस। समझ में आया? बोल रहा है नेक्स्ट डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। नहीं बच्चा, डायरेक्टिंग में नहीं किया जाता कंपेयर हम लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ये तो कंट्रोलिंग में किया जाता है। कहाँ पे? कंट्रोलिंग। तो वर्ड कंट्रोलिंग आएगा, अंडरलाइन करना, पहले लिख के कंट्रोलिंग अंडरलाइन करना, फिर पूरा सेंटेंस लिखना। ओके, कोऑर्डिनेशन हेल्प द मैक्सिमाइज टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क। आंसर बताइए। कोऑर्डिनेशन क्या करता है? मिनिमाइज करता है वेस्टेज, मैक्सिमाइज नहीं करता बच्चा, तो इसका आंसर आएगा मिनिमाइजेस।
बात करने को बोल रहा है हम लोग को। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिजिड टू सम एक्सटेंट। भैया कंट्रोलिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होगा सम एक्सटेंट तक, फ्लेक्सिबल आंसर होगा। नेक्स्ट बोल रहा है द वर्ड एंटरप्रेन्योर कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ब एंटरप्रेन्योर, इट मीन्स टू अंडरटेक। नहीं बच्चा, अब मुझे बताओ ये एंटरप्रेन्योर कहाँ से आया था? सर ये फ्रेंच वर्ड था। कहा था? फ्रेंच वर्ड, याद रहेगा। बोल रहा है एंटरप्रेन्योर्स ट्राई टू मेक होम अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड। बोलो आंसर। बच्चा यहाँ पे मार्केट आएगा, क्या आएगा? मार्केट को बेटर प्लेस। ओके, ट्राई टू मेक मार्केट अ बेटर प्लेस वेयर द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर कैन बी सेटिस्फाइड, मार्केट होगा यहाँ पे। ओके, द लोन टेकन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज रीपेबल इन 10 ईयर्स। बोलो सर 10 ईयर्स नहीं होगा, 7 ईयर्स में आपको रिपेबल करना है उसको। ओके, सो गाइस इसी के साथ ये भी कंप्लीट चैप्टर नंबर 3। बात करते हैं चैप्टर नंबर 4। देखिए क्या बोला, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर। देखिए ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है वो सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर को नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ करंट बैंक अकाउंट होल्डर को मिलता है, करंट। ओके, सर्विसेज आर टेंजिबल इन नेचर। अभी हमने कितने बार पढ़ा है, सर्विसेज कैसी है? इनटेंजिबल इन नेचर है, इनटेंजिबल। इंश्योरेंस क्या करता है? आपको मदद करता है मैक्सिमाइज रिस्क इन द बिजनेस। नो बाबा, मिनिमाइज करता है, आपके रिस्क को कम करने का काम करता है इंश्योरेंस, मिनिमाइज। द फॉरेन बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। नो बच्चा, सेंट्रल बैंक जो है वो एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इन द बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री, सेंट्रल। ओके, जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चा क्या है देखिए, आरटीजीएस। ओके, आरटीजीएस स्टैंड्स फॉर रीजनेबल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। नो बच्चा, रियल टाइम होगा, रियल टाइम। समझ में आया? नेक्स्ट चैप्टर, अब चैप्टर नंबर 5 क्या बोला है, ई बिजनेस इज हार्ड टू स्टार्ट। नहीं बच्चा, इजी टू स्टार्ट, आराम से स्टार्ट कर सकते हो। देर आर 5 स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नो बच्चा, 3 स्टेजेस हैं। कितने? 3। ओके, रजिस्ट्रेशन इज द लास्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। नो बच्चा, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले ही स्टेप है ना रजिस्ट्रेशन। बिना रजिस्ट्रेशन के आगे बढ़ेगा ही नहीं कुछ काम। डिजिटल कैश इज फॉर्म ऑफ प्लास्टिक करेंसी। नो बच्चा, डिजिटल कैश इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है ये करेंसी। ओके, केपीओ इंक्लूड लेस नॉलेज बेस्ड एंड स्पेशलाइज्ड वर्क। नो बच्चा, अभी इतने सारा क्वेश्चन पढ़े ऊपर ऑब्जेक्टिव, केपीओ का मतलब भी पढ़े। केपीओ क्या है बच्चा लोग? जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मोर नॉलेज, बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत पड़ती है। ओके, सो गाइस अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 देखिए क्या बोला है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नैरोअर टर्म देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। नो बच्चा, ब्रॉडर। ओके, हमने पढ़ा था ऊपर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू स्टॉक एक्सचेंज शुड बी अवॉइडेड। ओके, ऑल सॉर्ट्स ऑफ फेयर नहीं बच्चा, अनफेयर प्रैक्टिसेस को हम लोग को क्या करना है? अवॉइड करना है, अनफेयर। मैनेजमेंट एंड यूनियन शुड बी एग्री स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स, ओके, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। भैया एग्री नहीं, यहाँ पे बैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बैन करना चाहिए। ओके, एमआरपी शुड नॉट बी प्रिंटेड ऑन एवरी पॉकेट। भैया एमआरपी प्रिंटेड होना चाहिए, शुड, यहाँ पे शुड नॉट बी की जगह पे शुड लिखना है आपको। चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट देखिए, डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग कैन बी अप्रिसिएटेड बाय द कस्टमर इन अ लॉन्ग रन। भैया अगर आप डिसऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग करोगे, क्या कस्टमर आपके पास लॉन्ग रन तक रहेंगे? क्या नहीं बच्चा, आपको हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, हॉनेस्ट वाली। चलिए नेक्स्ट वाला क्या बोल रहा है देखिए, नंबर 6, फिनेंशियल्स helps should be provided by the business organization for anti-social activities. Okay, financial should not be provided होगा, should not be, क्या होगा बच्चा लोग? should not be provided by business organization for anti-social activities, should not be होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स इज अ कंपल्सरी टर्म। नो बच्चा, बिजनेस एथिक्स एक वॉलंटरी है। ओके, नेक्स्ट, बिजनेस एथिक्स इज अ नॉट अ रिलेटिव टर्म। भैया बिजनेस एथिक्स एक रिलेटिव टर्म है। क्या है? रिलेटिव टर्म। सोशल वैल्यूज आर बेस्ड ऑन, दिख रहा है यहाँ पे, प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ अ राइट और रॉन्ग। मोरल वैल्यूज रहेगा बच्चा, सोशल वैल्यूज नहीं, मोरल वैल्यूज। ओके, मोरल वैल्यूज प्रोवाइडेड जनरल गाइडलाइंस फॉर सोशल कंडक्ट। नहीं बच्चा, देखिए उल्टा लिखा, सोशल वैल्यूज प्रोवाइडेड जनरल गाइडलाइन फॉर सोशल कंडक्ट। ओके, सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-5 एक बार देख लेना। ओके, अब ये चैप्टर देखते हैं। एन अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन टू द स्टेट फोरम। ओके, तो बच्चा ये गलत है। ओके,
अगर हमें अपील करना है नेशनल कमीशन के अगेंस्ट, तो हम लोग किस में जाएंगे? स्टेट फोरम में नहीं जाएंगे बच्चा, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेशनल कमीशन इज स्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। बताइए नेशनल कमीशन को कौन स्टैब्लिश किया जाता है, किसके द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नहीं। डिस्ट्रिक्ट कमीशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ पीपल कोर्ट। नो बच्चा, लोक अदालत बोलते हैं, लोक अदालत को हम लोग पीपल कोर्ट बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन इंडिया सेलर आर वाइडली डिस्प्रेस्ड एंड आर नॉट यूनाइटेड। बच्चा सेलर नहीं रहेगा, कंज्यूमर होगा, या फिर कस्टमर्स, तो कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट बोला है नेशनल कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज अ कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़। भैया देखिए 1 करोड़ से ज़्यादा, ओके, बोला नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ओके, कंप्लेंट को हम कहाँ पे लेके जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम में लेके जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन या फिर डिस्ट्रिक्ट फोरम। ओके, नेशनल कमीशन नहीं रहेगा इसका आंसर। लास्ट एंड फाइनल चैप्टर। ओके, बोला है कॉमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय अ बिजनेस। ओके सर, ये कॉमोडिटी मार्केट नहीं होगा, यहाँ पे होगा कैपिटल मार्केट। वर्ड क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल, कैपिटल वर्ड है, तो याद रखना, इससे भी याद हो सकता है। तो बच्चा यहाँ पे आएगा कैपिटल मार्केट। इन डिओपोली देयर इज अ सिंगल सेलर। अब भी ऊपर हमने पढ़ा था, वहाँ पे क्या रहेंगे? सिंगल सेलर नहीं रहेंगे बच्चा ये। ओके, डिओपोली में यहाँ पे क्या बोला? सिंगल सेलर का है, तो कहाँ पे रहेंगे लोग? मोनोपोली में। तो इसका आंसर होगा मोनोपोली। ओके, इन मोनोपोली देयर इज अ सिंगल सेलर। ओके, प्राइसिंग ब्रिजेज द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ गुड्स। ओके, बताइए जो प्राइसिंग है वो ब्रिज है क्या? गैप ऑफ प्रोडक्शन से लेके सेल ऑफ गुड्स के बीच में? नहीं बच्चा, वेयर हाउस। ओके, वेयर हाउसिंग आएगा इसका आंसर। वेयर हाउसिंग क्या है? ओके, ये क्या करता है? गैप को फिल करता है प्रोडक्शन से लेके सेल ऑफ गुड्स तक, वेयर हाउसिंग आएगा। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू द सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द ओके और क्वालिटी। बच्चा ब्रांडिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा ग्रेडिंग होगा। क्या होगा? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज द प्रोसेस जो क्लासीफाई करता है प्रोडक्ट को अकॉर्डिंग सिमिलरली उसके कौन से फीचर्स का है, कौन से क्वालिटी का है। ओके, ग्रेडिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग ब्रिकेज, डैमेज, डिस्ट्रैक्शन ओके ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं बच्चा, ग्रेडिंग नहीं, पैकेजिंग करता है। पैकेजिंग क्या करता है? मदद करता है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करता है। चलिए, अब यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे जो एफ वाला है, कंप्लीट द सेंटेंसेस। ये लास्ट है, इसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव हमारा खत्म हो गया। इसके बाहर से कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में नहीं आएगा बच्चा, यहीं से पूछेगा जो भी पूछेगा। ओके, तो चलिए क्या बोल रहा है? द टास्क ऑफ गेटिंग द थिंग डन बाय अदर इज नोन एज, इसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलेंगे बच्चा लोग? मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दूसरे से काम करवा के लेते हैं। द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ ओके ओके द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ ओके किससे स्टार्ट होता है? बताइए, मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं ओके वो प्लानिंग से स्टार्ट होते हैं, प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है? द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट एक्शन। एक्शन कहाँ से स्टार्ट होगा? डायरेक्टिंग फंक्शन से। कहाँ से बच्चा? डायरेक्टिंग फंक्शन से। याद रहेगा क्या बच्चा लोग? ओके, नेक्स्ट बोला रिक्रूटमेंट आर डन अंडर द, कौन से किस में होता है रिक्रूटमेंट? सर स्टाफिंग फंक्शन में होगा, स्टाफिंग। इसका आंसर होगा स्टाफिंग। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, बताइए, प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, क्या रहेगा बच्चा लोग? प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है डैश इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंटल एक्टिविटी फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बताइए क्या रहेगा बच्चा लोग? बोल रहा है इंटीग्रेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़। दिखा, जहाँ पे हम इंटीग्रेट मतलब लोगों को मिलजुल के काम करवाने के लिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं कॉमन गोल अपने ऑर्गेनाइजेशन का। तो बच्चा जहाँ पे एक लोग एक एकत्रित होकर काम करेंगे, इंटीग्रेट होकर काम करेंगे, तो उससे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेटिंग। याद रहेगा। नेक्स्ट, डैश इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज द लास्ट। ओके, कंट्रोलिंग। ओके, याद रहेगा, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? एन एंटरप्रेनर इज अ पर्सन हु स्टार्ट्स ओके अ बिजनेस। क्या स्टार्ट करेगा वो? बिजनेस। ओके, याद रहेगा। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड इन, कभी स्टार्ट हुआ था? ये लॉन्च किया गया था 2016 में। नेक्स्ट, द टर्म बैंक कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड। ओके, जो बैंक है वो कहाँ से आया था? फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड में से क्या बोला जाता था? बैंको। क्या बोला जाता था? बैंको। याद रहेगा बच्चा लोग। नेक्स्ट बात करते हैं डैश वेयर हाउसेज प्रोवाइडेड फैसिलिटी पेरिसेबल कॉमोडिटी। देखिए, पेरिसेबल का मतलब जो जल्दी खराब हो जाती है, तो जल्दी खराब वाले हो जाने वाले कॉमोडिटी को कौन से वेयर हाउस में रखा जाता है? कोल्ड स्टोरेज। कहाँ पे? कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस। इन डैश पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। ओके,
बताइए वो कौन सी पॉलिसी लेनी पड़ती है जहाँ पे सेवरल शिप्स, आपके पास अलग अलग शिप है बट एक ही ओनर है उसका। ओके, तो इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी, एक ही पॉलिसी में सारे अलग अलग जो शिप है उसका एक ही पॉलिसी में हो जाना चाहिए। ओके, ऐसी कौन सी पॉलिसी है? तो उसको बोलते हैं फ्लीट पॉलिसी। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? फ्लीट पॉलिसी। क्या बोलेंगे बच्चा? फ्लीट पॉलिसी। तो फ्लीट पॉलिसी में क्या रहता है रूल, कि जहाँ पे आपके पास ओनर एक ही है, उसके पास अलग अलग शिप है, तो हर एक शिप का वो इंश्योरेंस नहीं करवाना चाहता है, वो एक ही बार सारे शिप का करवा देगा, तो वो फ्लीट पॉलिसी ले लेता है। ओके, नेक्स्ट, डैश बैंकिंग रिफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन, उसको हम बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? मोबाइल बैंकिंग। याद रहेगा बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। ई बिजनेस इज एन एब्रीविएशन, ओके, फॉर, बताइए ये किसका एब्रीविएशन है सर? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। किसका? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का। नेक्स्ट, द टर्म ई बिजनेस कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, ओके, ई बिजनेस कभी आया था सर? ये 1997 में आया था। ओके, बात करते ई बिजनेस मीन्स यूजिंग द, ओके, यूजिंग द, बोलो, इंटरनेट, इंटरनेट के द्वारा टू कनेक्ट द पीपल एंड प्रोसेस। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग? ई बिजनेस मतलब क्या? हम इंटरनेट को यूज करके कनेक्ट कर रहे हैं पीपल एंड प्रोसेस को। ई बिजनेस इज, बोलो, ई बिजनेस इज क्या है? डैश ऑफ ई कॉमर्स। ओके, ये है सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स। ओके, ई बिजनेस इज अ सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स इज, दिख रहा है, डैश ऑफ ई बिजनेस। तो ये क्या है? सबसेट है। क्या है ये? सबसेट। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, थोड़ा ध्यान देना। ओके, द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी इज नोन एज आउटसोर्सिंग। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी बाय, ओके, बताइए क्या रहेगा यहाँ पे? मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। ओके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा कमा सकता है अगर वो अपने वेस्टेज को क्या करे? मिनिमाइजिंग करे। नेक्स्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऑलरेडी हमने ऊपर भी देखा था ऑब्जेक्टिव में। द कंसेप्ट, ओके, द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज प्रोफाउंडेड बाय, बताइए किसने इसको प्रोफाउंड किया था? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट, बिजनेस शुड अर्न, बताइए बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। आपको कमाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, एक रीजनेबल प्रॉफिट आपको कमाना है बिजनेस को हमेशा। नेक्स्ट, डैश शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। क्या बोल रहा है? डैश शुड बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। रेमुनरेशन शुड बी फिक्स होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क। क्या रहेगा? रेमुनरेशन। याद रहेगा। द वर्ड एथिक्स इज डराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड में उसे क्या बोला जाता है? इथोस। क्या बोला जाता था? इथोस। ओके, याद रहेगा बच्चा। चलिए बस इतना ही है, उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, नेशनल कमीशन इज टू, देखिए इज टू बी रहेगा, वो टू नहीं रहेगा बच्चा, इज टू बी। ओके, नेशनल कमीशन इज टू बी इस्टेब्लिश बाय, ओके, बताइए क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ जाता है? किया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एनी पर्सन हु डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन अपील टू द, अगर कोई पर्सन है, ओके, वो एग्री नहीं होता है किसके डिसीजन से? डिस्ट्रिक्ट कमीशन से, तो वो अपनी अपील को कहाँ लेके जा सकता है? ओके बच्चा, स्टेट कमीशन में ले जा सकता है। कहाँ पे? स्टेट कमीशन में। स्टेट कमीशन हैज़ कितने मेंबर होने चाहिए सर? 4 मेंबर होने चाहिए। कितने? 4 मेंबर। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन इज, उसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जज, जो वहाँ पे जो जज बैठा होता है उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट जज। ओके, नेशनल कमीशन एंटरटेन कंप्लेंट ऑफ कंज्यूमर फॉर कंपनसेशन दैट एक्सीड रुपीज, कितने रुपए के, कितने रुपए से ज़्यादा तक के केस हम नेशनल कमीशन में ले जा सकते हैं सर? 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। कितने? 10 करोड़ से ज़्यादा। ओके, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस्टेब्लिश, कितने टीयर होते हैं यहाँ पे सर? 3 टीयर होते हैं। कितने? 3 टीयर। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। डैश इज द प्लेस वेयर द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस इन एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ। बताइए वो कौन सा प्लेस रहता है सर? मार्केट। मार्केट इज द प्लेस जहाँ पे ट्रांजेक्शन किया जाता है, गुड्स को खरीदा एंड बेचा जाता है। डैश रिफर्स टू अ मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज। सो गाइस उसको बोलते हैं मोनोपसोनी। क्या? मोनोपसोनी में सिर्फ सिंगल बायर ही होता है। ओके, तो इसका आंसर रहेगा मोनोपसोनी। नेक्स्ट, डैश इज द स्लिप विच इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट एंड इट्स प्रोड्यूसर। बताइए वो स्लिप को क्या बोलते हैं? लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? लेबल।
सो गाइज इसी के साथ पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया। सो प्लीज़ एक दो बार आप देख लेना, थोड़ी स्पीड में देखेंगे, एक बार अच्छे से देखिए धीरे धीरे, उसके बाद स्पीड में देखिए, ताकि आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो मैंने इसको एक्सप्लेनेशन भी दिया है आप लोगों को। सो आई होप आपको समझ में आ रहेगा। सो बाय बाय।